हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ़ेट मैप्स। फ़ेट मैप क्या होते हैं? जैसे पहली बात तो ये स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न से बनता है क्या? जाइगोट। ठीक। अब इस जाइगोट में क्या होते हैं? क्लीवेज डिविजन्स होते हैं कई सारे। डिविजन्स के बाद इसमें सेल्स बनेंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है आगे चल के कौन सा सेल टाइप बनाएगा, मतलब कौन सा ऑर्गन बनाएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है ये क्या बनाएगा, कौन सा ऑर्गन बनाएगा। मतलब देखिए पहले सेल बनेगा फिर ऑर्गन बनेगा, ठीक, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, फिर ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है इस ब्लास्टुला में, इस एम्ब्रियो में, ठीक, ये कौन सा सेल बनाएगा। इसी बात का जो डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसी को कहा जाता है फीड मैप। मतलब इस एम्ब्रियो में जो सेल्स होते हैं अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में, जब एम्ब्रियो में अर्ली स्टेजेस में जो सेल्स होते हैं वो सेल आगे चलकर कौन सा ऑर्गन बनाएगा, इसी बात को मतलब पता करके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, उसी को कहते हैं फीड मैप्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फीड मैप्स है कि फीड मैप इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द prospective fate of each part of an embryo at an early stage of development। एम्ब्रियो के हर एक सेल का क्या प्रोस्पेक्टिव फेट है, मतलब वो आगे चल के कौन सा ऑर्गन बनाएगा, कौन सा मसल बनाएगा, कौन सा आई बनाएगा, कौन सा सेल। इसी बात का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको किसके माध्यम से किया जाता है? फेट मैप्स के। मैप मतलब क्या होता है? मैप मतलब हम क्या कहते हैं कि इंडिया का मैप है तो उसमें हम क्या बताते हैं कि हाँ इंडिया के मैप में इस पर्टिकुलर जगह पे ये यूपी है, ये बिहार है, ये कौन सा स्टेट है, ये सब बात हम बताते हैं। तो फीड मैप क्या होता है? फीड मैप उस एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, उसी बात का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फीड मैप कहलाता है। अब ये जो फीड मैप बनाने का जो तरीका है या टेक्निक, तो देखिए दो वर्ड कह सकते हैं, या तो हम ऐसे कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फीड मैप कैसे किया जाता है, ठीक, या फिर टेक्निक ऑफ फीड मैप्स क्या है कंस्ट्रक्ट करने की। तो इसके ना 4-5 मेथड है। कौन कौन से? ये देखिए, जैसे है पहला ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज, फिर दूसरा है वाइटल स्टेनिंग, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव लेबलिंग, फिर कार्बन पार्टिकल मार्किंग, आइसोटोप लेबलिंग और जेनेटिक मार्किंग। तो एक एक को हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहला है ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियो। ये कोई सेल है, ठीक, एम्ब्रियो है, इसके सेल्स है। अगर हम इसको देखकर, ठीक, इसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस माइक्रोस्कोप से देखकर पता लगाए, देखते रहे कि हाँ भाई कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा ये वाला सेल जो है ये बना रहा है आगे मसल, ये वाला सेल इसने जाके बनाया आँख, इसने किडनी। तो ऐसे जब देख के पता लगाया जाता है ना कि हाँ ये वाला ऑर्गन क्या कर रहा है, ये वाला सेल ये ऑर्गन बनाएगा, तो उसको ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज में सिंपल जो इसका टेक्निक है ये किया जाता है कि माइक्रोस्कोप से सिंपली आप एम्ब्रियो को देख रहे हैं, उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप माइक्रोस्कोप से सिंपली उस एम्ब्रियो को देख रहे हैं। और फिर एम्ब्रियो में धीरे धीरे जो स्टेजेस आएंगी, अच्छा ये वाला सेल ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो मतलब सिंपल जो देखने का है चीज़ उसको आता है। और इसको हम दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसको नेचुरल मेथड हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं ना भाई, अपनी तरफ से हम देख रहे हैं बस। तो ये आता है ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज वाले टेक्निक के अंदर। और इसको सबसे पहले किसने किया था, तो नाम याद रखना है आपको, एडविन जी कॉन्कलिन ने। और किसमें किया था? एक हार्ड वो है ट्यूनिकेट है स्टाइला पार्टिटा इसमें, ठीक। तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि ये जो है ना स्टाइला पार्टिटा, ये इसका मान लीजिए स्टाइला पार्टिटा का एम्ब्रियो है और ये है एम्ब्रियो के सेल्स। तो ये क्या होते हैं ना, नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं पहली बात, ये नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं। तो मतलब ये वाला सेल ऐसे कलरफुल होगा, ये ऐसे कलर्ड होगा, ऐसे मतलब इतना नहीं तभी भी, ठीक है, पिगमेंटेड होते हैं नेचुरली। तो इस और कम सेल्स होते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया मैंने, कम सेल्स होते हैं। तो इसमें माइक्रोस्कोप से इसको देख कर और पता लगाना इजी है इस चीज़ में कि हाँ चलो ये वाला ग्रीन वाला सेल है, आगे चल के क्या बना रहा है, मसल बना रहा है। सॉरी, इसमें येलो होता है एक,
येलो सेल हमेशा क्या बनाता है, मसल सेल बनाता है, ठीक। तो येलो वाला जाके मसल बनाएगा, तो ये वाला इसमें फिक्स है। कम सेल्स है इसमें तो देख के पता लगाना आसान है। पिगमेंटेड है मतलब कलर्ड है, तो हाँ पता लगा लेंगे कि येलो वाला जो था इसी ने मसल बनाया, क्योंकि येलो दिखेगा हमें। ब्लैक वाला था, मान लीजिए आई बना रहा है, तो ऐसे पता लगाना आसान है कि आई बना रहा है। तो जब सिंपली देख कर पता लगाया जाता है तो उसे आता है ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज में। तो यही चीज़ सारी बातें यहाँ पे लिखी है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। देखिए, इन सम इनवर्टिब्रेट्स में, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में द एम्ब्रियोज बीइंग ट्रांसपेरेंट, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उनका जो एम्ब्रियो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एंड हैविंग रिलेटिवली फ्यू डॉटर सेल्स, और उनके एम्ब्रियो में बहुत ही कम क्या होते हैं, कह सकते हैं ब्लास्टोमियर्स होते हैं, बहुत कम सेल्स होती हैं। दस रिमेन क्लोज टू वन अनदर, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू look through the microscope and trace the descendants of a particular cell to the organ they subsequently form। मतलब कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनका क्या होता है ना कि या तो उनकी एम्ब्रियो ट्रांसपेरेंट होती है या फिर पिगमेंटेड होती है, और जो सेल्स होती है वो भी बहुत कम होती है। तो ऐसे सेल्स में उसको माइक्रोस्कोप से देख के पता लगाना आसान है कि हाँ ये वाला सेल ये वाला ऑर्गन बनाएगा। दिस टाइप वॉज स्टडी वॉज परफॉर्म फर्स्ट बाई किसके द्वारा, एडविन जी कॉन्कलिन के द्वारा किया गया था। इन द ट्यूनिकेट स्टाइला पार्टिटा में उन्होंने सबसे पहले ये देखा था, ठीक। वेयर डिफरेंट सेल्स कंटेन डिफरेंट पिगमेंट, जहाँ पे क्या होता है ना, हर सेल अलग अलग पिगमेंट कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया, जो मसल फॉर्मिंग सेल्स ऑलवेज हैव अ येलो कलर, जो सेल मसल बनाती है ना वो हमेशा येलो कलर की रहती है, ये वाली है ना, तो ये आगे चलकर मसल ही बनाएगी स्टाइला पार्टिटा में। तो ये सबसे पहला टेक्निक है, सबसे इजी टेक्निक है, हम सिंपली देख रहे हैं। इसमें याद करने वाली बात है एडविन सी कॉन्कलिन और स्टाइला पार्टिटा, ठीक। अच्छा, इसका लिमिटेशन ये है कि हम सब में ये नहीं कर सकते। अब बताइए, जिसके ब्लास्टोला में, जिसके एम्ब्रियो में लाखों सेल्स होंगे, उसका कैसे पता लगाया जाएगा, देखकर तो आप पता लगा नहीं सकते। ऊपर से फिर सबका एम्ब्रियो पिगमेंटेड नहीं होता है, सबका कलरफुल एम्ब्रियो तो होता नहीं कि अच्छा ये रेड वाला ऐसा बना रहा था, तो ये वाला तो खैर बस उन्हीं इनवर्टिब्रेट्स के लिए जिनका या तो पिगमेंटेड है या फिर फ्यू नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक। और दूसरा है ना वाइटल स्टेनिंग, इसको हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, नेचुरल मेथड में। अब हम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि फीड मैप्स के बारे में, कि कोई एम्ब्रियो का सेल आगे चलकर क्या बनाएगा, इस बात का पता कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से टेक्निक्स हैं उसके। ओके, तो वाइटल स्टेनिंग में क्या होता है ना, स्टेन क्या होता है, स्टेन हम सिंपली कहें तो कलर डाई वगैरह होते हैं स्टेन। वाइटल मतलब वाइटल स्टेन ऐसे स्टेन होते हैं ना, जो अगर ये सेल है इस पे हम वाइटल स्टेन डालें तो इस सेल की डेथ नहीं होगी, ये सेल जिंदा रहेगा, ठीक। ये सेल क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो ऐसे स्टेन्स को जो हार्म नहीं पहुंचाते हैं सेल को, वो मारते नहीं है सेल को, उनको वाइटल स्टेन कहा जाता है। वाइटल स्टेन टेक्निक सबसे पहले इम्प्लाई की थी वॉक ने, ठीक, 1929 में, ठीक। उन्होंने किया क्या था, टेक्निक का स्टेप्स देख लीजिएगा। ये ग्लास स्लाइड ली उन्होंने, ठीक, ग्लास स्लाइड। इस स्लाइड पे उन्होंने क्या किया, अगार डाला, अगर पता है ना, अगार डाला उन्होंने। एक सेकेंड, ठीक है। अब अगार डाला, उसके बाद ना कुछ वाइटल डाई डाले, वाइटल डाले जैसे ईओसिन एक वाइटल डाई है, यहाँ पे नाम लिखा है, हम नहीं बात करेंगे अभी, ठीक। ईओसिन है, जीनस ग्रीन है, न्यूट्रल फेड है, ये सब वाइटल डाइज हैं, मतलब ये जिस सेल पे पड़ेंगे उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, डेथ नहीं करेंगे। तो मान लीजिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इतना इसको ईओसिन डाई डाल दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे उन्होंने कोई और डाई डाली वॉक्ट ने, और अभी भी ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। तो मान लीजिए साइंटिस्ट है कोई, ये डाल, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई और वाइटल डाई डाली गई, ठीक। अब क्या किया जाएगा, अब इसको ना कट किया जाएगा ऐसे, किससे कट करें, इससे मान लीजिए। अब इसको यहाँ से काट देंगे, चिप्स बना लेंगे इसकी, मतलब अब ये कट के आएगा तो ऐसे कट के आएगा हमारे पास, ऐसे मिलेगा, ठीक। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे वो है, अगार है, फिर ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या किया जाएगा ना, पेज, अच्छा चलिए,
अब इसको क्या किया जाएगा, ये कोई एम्ब्रियो है, ठीक, और इसमें क्लीवेज हुई है, इसमें सेल्स बन चुके हैं। तो अब क्या करें, अब वॉक्ड ने या अभी भी हम बात करें तो उन्होंने मान लीजिए ब्लैक वाला लिया, इसको यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये क्योंकि ये वाइटल डाई है तो इस सेल को ये मारेगा नहीं, ठीक, ये जिंदा रहेगा और ये नॉर्मली ग्रो करता रहेगा, ठीक। अब नॉर्मली ग्रो करेगा तो जब ये ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तो हमें अब पता चल जाएगा कि ये जो ब्लैक कलर वाला है, ये मान लीजिए क्या बना रहा है, हाथ बना रहा है, ठीक, तो ये हाथ बना है, इसने हैंड बनाया है, लिम्ब बनाया है मतलब। तो वाइटल डाई स्टेनिंग टेक्निक में क्या की जाती है, स्टेन किया जाता है उस ब्लास्ट के सेल को जिसके बारे में हम पता लगाना चाहते हैं, ठीक, कि वो क्या बनाएगा। तो अब मान लीजिए फुल्ली डेवलप्ड होगा तो उसके पास, क्योंकि ये वो है वाइटल डाई है, तो ये जिंदा रहेगा, ठीक, और जिंदा रहेगा तो जब ये बड़ा हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड, तो उसके अंदर भी ये ब्लैक वाला चीज़ रहेगा और इससे पता लगाया जा सकता है कि अच्छा यही वाला ऑर्गन बना है इससे, इस वाले सेल से, ठीक। तो ये होती है इस टेक्निक में। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, देखिए, Early embryologists use vital dye। vital dye क्या होते हैं, which would stain but not harm the cell। जो सेल को स्टेन तो करेंगे बट हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसकी डेथ नहीं करेंगे। टू फॉलो मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। अर्ली एम्ब्रोलॉजिस्ट थे, वो क्या यूज़ करते थे, वाइटल डाई का यूज़ करते थे, किसको पता लगाने के लिए कि उस सेल का मूवमेंट क्या है या ग्रुप ऑफ सेल्स का मूवमेंट क्या है और वो आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाएंगे। The tissue to which the cells contribute would thus be labeled and visible in the adult organism। और उसी की वजह से जब वाइटल स्टेनिंग होगी तो जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा तो जब अडल्ट बन जाएगा वो ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर वो विजिबल होगा, ठीक। द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप एंड यूज दिस टेक्निक कौन थे, वॉल्टर वॉल्टर वॉग थे इन 1929 में, और ये बात याद रखनी है, ठीक। उन्होंने क्या किया था वॉग ने, जो यहाँ पे अभी हमने टेक्निक देखी वही, कि वॉक टू यूज स्मॉल चिप्स ऑफ अगर इम्प्रेगनेटेड विथ वाइटल डाई। उन्होंने क्या किया था, अगर लिया था, फिर उसमें क्या किया था, वाइटल डाई दिया था, ठीक, विच ही प्लेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स इन जीनोपस। उन्होंने जीनोपस में किया था, ये जीनोपस के एम्ब्रियो में, अंटिल द डाई एब्जॉर्ब इन द योग प्लेटिलेट विद इन द डिजायर्ड सेल्स। और जिस सेल के पास यहाँ पे, अच्छा मैंने रिमूव कर दिया है, जिस सेल के बारे में पता लगाना चाहते थे वहाँ पे उस आगार चिप को वहाँ पे चिपका दिया उन्होंने, ठीक। वंस द सेल्स वर इफेक्टिवली लेबल्ड द अगार चिप्स कुड बी रिमूव्ड। एक बार वो उस सेल पे चिपक गया तो अगार प्लेट को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेन है डाई है वो तो वो सेल सोख लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। एंड द एम्ब्रियो वाज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली। और फिर उस एम्ब्रियो को डेवलप किया, नॉर्मली डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। With this method, Vogt was able to distinguish movements of a particular cell population and the ultimate organ or tissue in which they integrated। इस तरीके से पता लगा, जब वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फुली डेवलप हो जाएगा, तो पता लगाया जा सकता है कि अच्छा कौन सा ऑर्गन बना है इससे, ठीक। ये होता है वाइटल डाई टेक्निक में। कौन कौन से वाइटल डाइज है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, सब नहीं है। माइल्ड ब्लू है, सल्फेट न्यूट्रल पेड है, जीनस ग्रीन एटसेट्रा, ये कुछ वाइटल डाइज है। तो दो टेक्निक देखा हमने, एक नेचुरल जो सिंपली ऑब्जर्व करना है, दूसरा वाइटल डाई मेथड। तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग एंड फ्लूरोसेंट डाइस। तो इसमें क्या है ना, अच्छा इसकी लिमिटेशन की हमने बात की, वाइटल डाई टेक्निक की क्या लिमिटेशन है, कि देखिए यहाँ पे एक सेल है, ठीक, अभी मान लीजिए इतने ही सेल्स हैं और यहाँ पे आपने एक या, और ये जब ऑर्गेनिज्म बना तो यहाँ पे आपने मान लीजिए मसल वाला सेल था, ठीक, उसमें डाला था आपने डाई। तो बताइए 4 8 10 सेल ही तो नहीं रहते, वो लाखों सेल बनेंगे डिवीजन के बाद। तो ये जो स्टेन है ना वो कभी थोड़ी सी मात्रा में उस जो फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उसके पास पहुंचेगा। तो आप पूरा अच्छे से नहीं बता सकते कि हाँ यही हुआ है, इसी ऑर्गन से बना है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता है। इसको कहा जाता है डाइल्यूशन फिनोमिना। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स की, तो मतलब मान लीजिए पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, तो उसको डाइल्यूटेड कहते हैं। तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन फिनोमिना हो जाता है, क्योंकि सेल लाखों बन जाएंगे। आपने यूज़ किया था मान लीजिए 4 सेल पे या 8 सेल पे ही, तो डाइल्यूट होते होते, क्लीवेज होते होते कहीं छोटा सा टुकड़ा गया होगा माइंड में या मसल ब्रेन में जो बना है। तो इसीलिए इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक। अब
रेडियो एक्टिव लेबलिंग में क्या होती है, ये तो थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि इसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड हम करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, देखिए, अ वेरिएशन ऑफ द डाई मार्किंग टेक्निक, ये भी डाई मार्किंग टेक्निक का ही एक वेरिएशन है, वैसा ही किया जाता है। इज टू मेक वन एरिया ऑफ द एम्ब्रियो रेडियो एक्टिव, इसमें क्या किया जाता है, एक एम्ब्रियो का जो एरिया है उसको रेडियो एक्टिव कर दिया जाएगा, और जब वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो अब रेडियो एक्टिव, अब पता है कि बाद में ऑटो रेडियोग्राफी करके हम उसको देख सकते हैं, तो इसमें ये तो हो जाएगा कि अच्छे से हमें पता चलेगा कि हाँ यही वाला इसमें और सेल यही वाला ऑर्गन बनाया है। इसमें होता क्या है कि एक डोनर का एम्ब्रियो लिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे एम्ब्रियो लिया गया, ठीक, इसको रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में ग्रो कराया जाता है, ठीक, तो थाइमिडीन जाके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक होगा ना, क्योंकि डीएनए का एक कंपोनेंट है, तो क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा थाइमिडीन इसके अंदर। इसके बाद जब ग्रो करेगा ऑर्गेनिज्म तो ऑटो रेडियोग्राफी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जिस इस मान लीजिए इसमें डाला गया था इतने वाले सेल के पार्ट में, तो अगर रेडियो एक्टिव जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, बन जाएगा एडल्ट, तो ऑटो रेडियोग्राफी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जिसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन पाया जा रहा था ये ऑर्गन उससे बना है, तो पता लग गया ना कि इस सेल से ये वाला ऑर्गन बना है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो होता यही है, थाइमिडीन बस कराया जाता है। तो इसमें क्या किया, अ डोनर एम्ब्रियो इज टेकन एंड ग्रोन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, इसमें एक डोनर एम्ब्रियो लिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सॉल्यूशन में। दिस थाइमिडीन बेस इज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए ऑफ डिवाइडिंग एम्ब्रियो, अब ये थाइमिडीन क्या है, उस जो एम्ब्रियो है उसमें उसके डीएनए में घुस जाएगा भाई, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। A second embryo acting as a host embryo is replaced by the radioactive graft from the donor embryo, और इसको क्या किया जाएगा ना कि दूसरे एक एम्ब्रियो में उसको वहां से उठा के पास जो रेडियो एक्टिव था थाइमिडीन, इसको यहाँ पे दूसरे एम्ब्रियो में हम ग्राफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे लाके इसमें इंजेक्ट कर देंगे। अब जब ये ग्रो करेगा अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला ऑर्गन बना है इस सेल से। The cells that are radioactive will be the descendants of the cells of the graft and are distinguished by autoradiography, और जो सेल्स बनेंगे वो ऑटो रेडियोग्राफी से पता कर लिया जाएगा। कौन सा यूज किया जाता है इसमें, फ्लोरोसेंट लेबल डेक्स्ट्रॉन, और फ्लोरोसेंट लेबल डेक्स्ट्रॉन यूज किया जाता है, या फिर फ्लोरोसिन डेक्स्ट्रॉन अमीन एफडीए यूज किया जाता है, ठीक, ये दो एग्जांपल है इसके। तो ये तीन टेक्निक हो गए। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, कार्बन मार्किंग टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, ये टेक्निक डेवलप की थी स्प्रैट ने 1946 में, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन इन चीक, इन्होंने चीक में प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन को पता करने के लिए ये टेक्निक वो की थी, डेवलप की थी। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है, ये याद है, गैस्ट्रुलेशन में हमने कहा था कि ये एपीब्लास्ट होता है, और ये एपीब्लास्ट होता है और ये नीचे हाइपोब्लास्ट होता है। तो एपीब्लास्ट में क्या होता है, यहाँ से एक लाइन खींचती है मान लीजिए, और यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ठीक, तो यही जो लाइन खींची है ना इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है, इसको प्रिमिटिव नोड कहा जाता है, ठीक। तो स्प्राट ने कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड यूज की थी पहली बार चिक के एम्ब्रियो में, किसके पता लगाने के लिए, स्ट्रीक फॉर्मेशन को। तो दिस कंसिस्ट ऑफ, इस मेथड में होता क्या है, अप्लाइंग टिनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन ओवर द सरफेस ऑफ ब्लास्टोमियर, इसमें क्या किया जाता है, ये कोई सेल एम्ब्रियो है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए इस हिस्से में कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपका दिए जाते हैं। They stick to the cell surface and enable to follow the movement of cells and to determine the fate of these blastomeres, और ऐसे ही बताइए अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में आपने ब्लास्टोमियर में कुछ कार्बन के पार्टिकल्स चिपका दिए जाते हैं, जब वो बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म तो उस जिस हिस्से में जिस ऑर्गन में उस कार्बन के पार्टिकल पाए जाएंगे तो पता कर लिया जाएगा कि अच्छा इस सेल से ये वाला ऑर्गन बना है। तो ये एक मेथड है। नेक्स्ट एक मेथड है रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग, इसमें क्या किया जाता है, आइसोटोप का यूज किया जाता है, सिंपल, ठीक। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सच एज कार्बन 14 एंड फॉस्फोरस आर यूज टू लेबल द अर्ली ब्लास्टोमियर्स, आप अर्ली ब्लास्टोमियर में क्या
अनिब्लास्टोमियर में क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 या फिर फास्फोरस को चिपका दिया जाता है। ठीक, by carefully following the course of these radioactive isotopes, the fate of blastomere can be determined। जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, फिर उसके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस और कार्बन जिस ऑर्गन में पाए जाएंगे, तो ये पता कर दिया जाएगा कि इस सेल से ही ये ऑर्गन बना है। ठीक, नेक्स्ट है जेनेटिक मार्किंग मेथड। ठीक, इसमें ना एक एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका, काइमेरिक एम्ब्रियोज का। ठीक, काइमेरिक एम्ब्रियोज, काइमेरिक एम्ब्रियोज क्या होता है, जब दो एम्ब्रियोज को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक, तो वो काइमेरिक एम्ब्रियोज होता है। इसमें क्या किया जाता है ना कि ये लिया जाता है चिक का एम्ब्रियो और ये लिया जाता है क्विल, क्वेल, आई थिंक क्वेल, ये होती है डार्क कलर की, ये डार्क कलर होती है। तो ये इस चिक का एम्ब्रियो है और ये क्वेल का। तो क्वेल का एम्ब्रियो का कुछ हिस्सा ले जाके इसमें चिक में चिपका दिया जाता है भाई, और ये डार्क होता है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा चिक, ठीक, उसके अंदर हम, तो मान लीजिए ऐसे हो गया चिक, तो इसके अंदर ये डार्क वाला हिस्सा आया, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ हमने कोयल के जिस सेल से लिया था और चिक में वो सेल जो ऑर्गन बनाएगा, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो डार्क कलर का होगा, क्योंकि कोयल डार्क कलर की होती है। तो हम फिनोटिपिकली ये तो देख कर भी हम बता देंगे कि ये वाला सेल जो है ये वाला ऑर्गन बनाता है, क्योंकि हमने कोयल से उस पर्टिकुलर सेल उठाएंगे। ठीक, उस हिस्से से उठाएंगे कोयल के एम्ब्रियो से, और जब चिक के एम्ब्रियो में इम्प्लांट करेंगे, चिक बड़ा होगा, उसके अंदर जिस ऑर्गन में डार्क कलर आएगा, तो हम पता कर लेंगे कि ये वाला सेल ये ऑर्गन बनाता है। ठीक, तो ये काइमेरिक एम्ब्रियोज का एग्जाम्पल इसमें आता है जेनेटिक मार्किंग में। क्या होता है इसमें, देखिए वही चीज़ लिखा है कि रेडियो एक्टिव एंड वाइटल टाइम मार्किंग्स हैव देयर ऑन ड्रॉबैक्स सच एज डाइल्यूशन phenomenon ओवर मेनी सेल डिविजन्स एंड द लेबोरियस प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड। ये है कि रेडियो एक्टिव जो भी मेथड्स हैं या फिर वाइटल डाइज टेक्निक्स है, उसका क्या ड्रॉबैक है, डाइल्यूशन फेनोमिनन। मतलब जैसे जैसे सेल डिवीजन होंगे, 10 सेल से 12 सेल से जब लाखों सेल्स बनेंगे, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा जो स्टेन है या रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं। ठीक, और फिर दूसरा है कि बहुत मेहनत भी लगेगी भाई, आपको बढ़िया से स्लाइड वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो एक परमानेंट मेथड क्या है, जेनेटिक मार्किंग वाली चीज़ है। इसमें क्या किया जाएगा कि वन परमानेंट वे ऑफ सेल मार्किंग इज टू क्रिएट मोजाइक एम्ब्रियोज। मोजाइक एम्ब्रियोज बनाएंगे हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे चिक का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्वेल का। The best example of such a marking is the graft quell cells inside a chick embryo। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही चीज़ है जो हमने यही डिस्कस की। By doing so, fine structures map of the chick brain and skeletal systems can be made। और ये जो मेथड है ना, इससे हमें चिक ब्रेन का और स्केलेटल सिस्टम का एकदम बढ़िया फेट मैप मिलता है। तो ये है कुछ मेथड्स फेट मैप्स के। ठीक, तो फेट मैप वाला टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।